नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। क्या कुछ हो रहा है आज की डेट में इस बैंक में, कैसे बैंक अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है और एज ए इन्वेस्टर हम किस तरीके से अपने डिसीजन को ले सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इसको PPT के थ्रू आपको इसके बैंक के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अपने स्क्रीन पे PPT ओपन कर ली है IDFC फर्स्ट बैंक की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ है, इसमें भी 25.2% की ग्रोथ से इनका डिपॉजिट बुक ग्रो किया है। इसके बाद में इनका जो कासा का डिपॉजिट है उसमें भी 24.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इनके लोन और एडवांसेस की हम बात करें तो इनका लोन बुक भी 20.4% के रेट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। अब एसेट क्वालिटी की हम बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर हम फाइनेंस स्टॉक की बात कर रहे थे कि बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है, या NBFC की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एसेट क्वालिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। इनका एक माइक्रो फाइनेंस का एक डिवीजन था जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से बैंक का पूरा जो प्रॉफिट था वो भी काफी डिक्लाइन हो गया था। अगर हम उस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस के बुक को हटा के देखें तो इनका जो GNPA और NPA का नंबर है वो काफी स्टेबल दिखता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि किस तरीके से इनका जो GNPA और NPA का नंबर है 1.87% जो GNPA है और NPA का नंबर 0.53 है, तो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बस हाँ, थोड़ा सा बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा अगर हम GNPA को देखें तो थोड़ा सा कम है, NPA में थोड़ा सा 1 बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये एक्चुअली एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस बुक को है। अगर हम बाकी अगर चीज़ों पे ध्यान दें तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। बैंक ने काफ़ी प्रोविजनिंग भी कर रखी है जो इनका लोन बुक, जिसकी वजह से इनका पैट मार्जिन काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से इनका पूरा प्रॉफिट तरीके से लॉस में हो गया था। उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रोविजनिंग कर रखी थी कि आने वाले टाइम में बैंक को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अब अगर हम नीचे यहाँ पे देखें इनकी PPT में जाके तो आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से अपने लोन बुक को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है और पूरा यूनिवर्सल बैंक ये बनता जा रहा है। आज की डेट में आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट लेंडिंग है, रिटेल लेंडिंग है, SME लेंडिंग है, डिपॉजिट एंड अकाउंट है, सारा कुछ इन्होंने दे रखा है अपनी PPT में। और किस तरीके से ये इनके यूनिक कस्टमर की लिस्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आगे हम अगर इनके ब्रांचेज एक्सपेंशन की बात करें तो आप अभी तक बैंक के पास 1002 ब्रांचेज इन्होंने क्रॉस इंडिया सेटअप कर लिए ऑलरेडी। और ये मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ। ये इनका हाँ, ये इनका एक्चुअली बोरोइंग है, जो ये बोरो करते थे मनी मार्केट से लोगों को लोन देने के लिए, क्योंकि बैंक के पास हमेशा इतने पैसे नहीं होते कि वो आगे लोगों को लोन दे पाए। तो ये अभी इनके पास जो पैसा है, खुद का ही पैसा है जो इनको डिपॉजिट के थ्रू मिलता है कस्टमर से, तो उसी पैसे को ही आगे लेंड कर पा रहे हैं। इनको पैसे के लिए दूसरे बैंक के ऊपर या मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये ग्राफ देख रहे हैं किस तरीके से ये डिक्लाइन हो रहा है। यानी पहले 48% बाहर से पैसा बोरो करके तब लोगों को लोन देते थे, और आज की डेट में आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे जाएं तो करंट फिस्कल ईयर में हम देख सकते हैं कि सिर्फ 11% ही इनको बोरो करना पड़ रहा है, और आने वाले टाइम में और भी नीचे जा सकता है, जो कि एक अच्छा साइन है बैंक के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक ने अपने लोन बुक को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। यानी ये बैंक जरूरी नहीं कि हर बड़े बिजनेसेस को लोन देती है, या अगर मान लीजिए कभी बड़े बिजनेस को लोन देना पड़ा तो एक बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो बैंक का पूरा जो है प्रॉफिट ही लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई तो पूरा का, क्योंकि बड़े अमाउंट्स का लोन देना होता है, अगर उस लोन बुक में कोई प्रॉब्लम आई, वहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाई तो पूरा बैंक में ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने। हर इसमें यहाँ पे व्हीकल्स लोन भी है, SME और MSME लोन भी दे रहे हैं, ये रिटेल लोन भी काफ़ी दे रहे हैं। तो अपने बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिविजुअल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर्स लोन है, इसके बाद में स्मॉल बिजनेस को लोन दे रहे हैं, मीडियम साइज के बिजनेस को लोन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं।
और नंबर भी काफी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब जो प्रॉब्लम्स हुई थी पिछले कुछ महीनों में, ये आईडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारे बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम थी जिनके पास भी माइक्रो फाइनेंस का बुक था। अब वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व होती हुई दिख रही है। आने वाले टाइम में अगर बैंक अपने लोन बुक को अच्छे तरीके से ग्रो करता है, अपने डिपॉजिट को अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों कि यहाँ पे हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अभी काफी छोटा है। अगर हम एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के कंपैरिजन में देखें तो अभी बैंक के पास बहुत सारा स्कोप है जिससे आगे बढ़ने के लिए। बैंक छोटा होने की वजह से काफी एग्रेसिवली अपने बिजनेस को बढ़ाएगा भी और लोन बुक को भी अच्छे तरीके से बढ़ाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये रहा दोस्तों कि किस तरीके से हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को देख सकते हैं, किस तरीके के इसके रिजल्ट्स को का एनालिसिस कर सकते हैं और एज ए इन्वेस्टर हम किस तरीके से अपने डिसीजन को ले सकते हैं।